नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज में। कैसे हो भाई आप लोग? सब बढ़िया? एग्जाम अच्छा हुआ होगा सब लोगों का। काफी बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा अलग बातें नहीं थी, एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे। ओके, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो है उसमें हमारा कुछ चीजें बची हुई है, वो बातें कर लेते हैं, उसके बाद में ये चीजें जो है वो ओवर करेंगे। तो एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, ठीक है। तो 20 मीटर की दूरी पर एक लड़का प्रेक्षित करता है, यानी ऑब्जर्व करता है। दुर्घटना को रोकने के लिए नियत मंदन की आवश्यकता क्या है? ये मंदन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे, फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ देंगे, है ना। तो देखते हैं क्या बोला है कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी और उसको यह लगता है, कार का जो ड्राइवर था, ठीक है ना, कार का जो ड्राइवर था वो 20 मीटर पर देखता है कि एक लड़का खड़ा है, 20 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। तो दुर्घटना नहीं हो उसके लिए, और जो लड़का है वो नहीं चल पा रहा ना, वो आगे पीछे नहीं हो रहा, वो वहीं पे फिक्स है, यानी कार के ड्राइवर को ही ब्रेक वगैरह लगाना है। तो दुर्घटना को रोकने के लिए मंदन का न्यूनतम मान क्या होगा कि कितने से वो चले, ठीक है। तो चलिए भाई बच्चों बता दीजिए, ये कार है, इसकी प्रारंभिक स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, इससे 20 मीटर की दूरी पर लड़का खड़ा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे वाला ये तो बेसिक सा है, यहां पर एक लड़का है और हम चाहते हैं कि कार उसको जाके मतलब हिट ना कर दे, उसके साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है ना। तो वो जो है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं हम किस पे पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स की जो 5 इक्वेशन बताई थी उन्हीं पर है। ये बेसिक चीज है ना कि न्यूटन की 5 इक्वेशन पढ़ाई थी, तो उन्हीं के ऊपर ये चल रहा था। उसके बाद में इसके 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऐसे तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा कि भाई यहां पर जो लड़का खड़ा है उस लड़के को हिट ना करे तो क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा कि सर ये कार जा रही है, ये कार जाएगी जाएगी जाएगी, यहां जस्ट यहां पहुंचने से पहले रुक जाए। तो कहने का मतलब इस कार की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनली ये कार रुक जाए तो उसकी वेलोसिटी हो जाए 0। अच्छा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर? 20 मीटर। चलिए, तो अपने से पूछा है एक्सलरेशन, बच्चों ने आंसर दे दिया है 2.5, लेकिन नियत मंदन बोल दिया मैंने, मंदन बोल दिया तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली आ गया। जो आपका त्वरण है ए, मैंने वो मान लिया माइनस ऑफ ए नोट। नेगेटिव क्यों लिखा भाई बच्चों? ये मैंने माना है, बताओ नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि सर सीधी सी बात है, मंदन यानी रोकेगा, ब्रेक लगाएगा तभी तो जाएगा ना सर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सारे अच्छे से नोट करने एक एक चीज को, ठीक है ना। तो ये यहां पर जाएगा तभी तो ये क्या होगा कि रुकेगा, तो माइनस तो आ गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे सर? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब दे रखा है, तो आप लोग फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लगा दिया। फाइनली जाके रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0, इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, प्लस 2। एक्सलेरेशन की जगह मैंने ए नोट बोल दिया, क्यों? क्योंकि रोक रहा है, मंदन है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 20। एस जो है वो कितना है? 20 है। ओके, अब बताइए भाई बच्चों, यहां पर कितना हो गया? माइनस का 40 ए नोट, ये इधर आ गया, तो 40 ए नोट इज इक्वल टू 100। तो बाल को बात क्लियर आ गई कि ए नोट इज इक्वल टू 100 अपॉन 40। आपका आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे कोई मंदन पूछे तो 2.5 आएगा, बिल्कुल सब लोगों ने आंसर दिया है। मंदन पूछे तो 2.5 आएगा। अगर आपसे कोई बोले कि सीधा त्वरण बताओ तो त्वरण माइनस 2.5 आएगा। क्यों? क्योंकि मंदन इटसेल्फ आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। हाँ ना बोलो भाई, बात क्लियर है। एक कार जा रही थी किसी स्पीड से, सामने लड़का आ गया अचानक से, तो उसको लगा कि यार मेरे को इसको रोकना है, तो रोक देते हैं। रोकने के लिए उसने ब्रेक लगाया, तो इसने बोला कि लेट्स सपोज उसने कांस्टेंट ब्रेक लगाए हैं, नियत मंदन लगाया है, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो क्या बोला कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनली रुकेगा क्योंकि लड़का तो हिल नहीं रहा है, तो रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये डिस्टेंस दे रखी है, और आपसे त्वरण पूछा है। तो अपने दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर इन चीजों को रिलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन जो है मोशन की वो कारगर है, तो आप बोलोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन है। उसी का 6th का ही पार्ट की तरह आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उपरोक्त प्रश्न में
यदि ड्राइवर का प्रतिक्रिया समय हाफ सेकंड है, समझना क्वेश्चन को, तो आवश्यक मंदन के लिए न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या आया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ठीक है सर, गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को क्या लगा कि सर उसने एक लड़के को देखा उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पे, तो लड़के को देखते ही उसने हाथों हाथ ब्रेक नहीं दबा दिया, लड़के को देखते ही उसने हाथों हाथ ब्रेक नहीं दबा दिया। उसको क्या लगा बच्चों, जब वो लड़का को देखेगा उसका दिमाग कुछ काम करेगा, दिमाग अपने बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको सिग्नल पास करेगा, उसमें जो टाइम लगता है, मतलब दिमाग में ये सोचा यार अचानक लड़का आगे आ गया ब्रेक लगाओ, तो इस टाइम में कुछ समय लग गया, इस पूरी प्रोसेस में कुछ समय लग गया, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। तो प्रतिक्रिया जो समय है वो क्या लगा भाई इसमें कि सर आधा सेकंड लगा, क्या लगा, आधा सेकंड लग गया, ठीक है ना। तो भाई प्रतिक्रिया समय जो है वो आधा सेकंड लग गया, तो आपको ये बताना है कि कैसा जो है वो न्यूनतम, इस बार कितना न्यूनतम आवश्यक है। समझ में आ गई बात। देखिए सुनिए कि ये कार, ठीक है सर, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी, इसने खुद से 20 मीटर की डिस्टेंस पे यहां पर एक लड़का देखा और देखा कि यार ये तो हिलडुल नहीं रहा है, अगर मैं चला तो ये जाके गाड़ी इसके लग जाएगी, ठीक है ना, ये तो नहीं जा रहा इधर उधर। तो उसके दिमाग में ये सारी प्रक्रम चली, तो उसको रिएक्शन टाइम आया, बिल्कुल बच्चे ने आंसर दे दिया 3.33। तो रिएक्शन टाइम जो है वो आधा सेकंड, यानी आधा सेकंड तक तो वो सोचता रहा, उसके बाद ने उसने ब्रेक लगाए। आधा सेकंड तक वो सोचता रहा, तो आधा सेकंड तक वो सोचता रहा यानी ब्रेक नहीं लगाए, और ब्रेक नहीं लगाए बच्चों उस आधा सेकंड में, तो गाड़ी नियत वेग से चली, तो उस आधा सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली गाड़ी ने, तो सर उस आधा सेकंड में गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर कर ली, गाड़ी की जो स्पीड इंटू टाइम v है 10 सेकंड आधा, यानी गाड़ी जो है वो 5 मीटर आगे आ गई, गाड़ी जो है वो 5 मीटर आगे आ गई। बच्चों ने आंसर दिया है 5 मीटर, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बिल्कुल। अब लड़का जो है इससे कितनी डिस्टेंस पे है, सर जो लड़का है अपना वो इससे 15 मीटर, 20 था 5 चल लिया तो कितनी डिस्टेंस पे बचा, 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, और इसने अब यहां से ब्रेक लगाना शुरू किया है। बस क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब यहां पर डिस्टेंस बची है आपकी 15 मीटर। कितनी बची है बच्चों, 15 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है ना, इनिशियल वाली, बिल्कुल। फाइनली जाके रुकना है, बिल्कुल सर। डिस्टेंस इस बार कितनी हो जाएगी, 15। पिछले क्वेश्चन में कितनी थी, 20, इसमें कितनी हो गई, 15। बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, वही लगा दो बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पिछले क्वेश्चन की तरह। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, एक्सेलरेशन मैंने क्या बोल दिया, माइनस a नोट इंटू s, और जो डिस्टेंस है वो इस बार कितनी है बच्चों, 15 है। कितनी है, 15 है। बिल्कुल सबने सोल्व किया है एकदम आसानी से कि सर ये 30 हो जाएगा, 30 a नोट इज इक्वल टू 100, तो a नोट इज इक्वल टू 10/3, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 3.33 लिख सकते हो, हम लोग रेशनल नंबर में छोड़ देंगे, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले पर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है ना। हाँ ना बोलिए भाई। हाँ ना बोलिए। चलिए एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको इक्वेशन लगाई जाएगी, ठीक है ना। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि किसी भी टाइप का, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना, जितने टाइप के क्वेश्चन अब तक बने हैं, हम देर सवेर, मतलब ऑर्डर अलग अलग होता है हर टीचर का, लेकिन अपन वो सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे क्लास में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। इसलिए आप देखो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही लेके आता हूं और सारी चीजें अपन करते चलेंगे, टेंशन मत लेना अभी, ठीक है ना। बात करते हैं, ये जो है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अलग लेवल का। कभी भी किन्हीं बच्चों को उलझाना हो, कभी किन्हीं बच्चों के बारे में पूछना हो, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं कि जाके किसी क्लास में चेक कर लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो ये वो वाला क्वेश्चन है बच्चे। तो सारे लोग ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, एक पार्टिकल का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है और त्वरण है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान से सुनना, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए कि 3 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा और कितना विस्थापन होगा। एक्स एक्स के अलोंग पार्टिकल चल रहा है, एक्स एक्स के अलोंग पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, चलिए बताइए बच्चों। बताइए, आंसर आना चाहिए। इसका मैं आपको टाइम दे रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रारंभिक वेग ये दे रखा है, त्वरण ये दे रखा है, तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी तथा विस्थापन जो है 3 सेकंड में तय की गई दूरी तथा विस्थापन आपको बताना है एक्स एक्स के अनुदिश। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है। आप लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, -1 मीटर आएगा। अच्छा, 1 मीटर। विस्थापन अलग चीज है, दूरी अलग चीज है, दोनों का आंसर कुछ ना कुछ आएगा ना। थर्ड सेकंड की बात कर रहा है ये, बेसिकली कौन सी सेकंड की बात कर रहा है, थर्ड वाले की। चलिए भाई बच्चों, मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं उसका एक कारण है। सबसे पहली बात तो जितनी भी अपन ने मोशन ऑफ इक्वेशन लिखी है पांचों की पांचों, वो सब सदिश राशि बताती है, अदिश कोई नहीं बताती है। यानी बच्चों बात को अगर किया जाए तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से चलें, यानी जो समीकरण है गति की समीकरण से चले तो वो केवल सदिश राशि बताएगी। जैसे वो विस्थापन बता सकती है, दूरी नहीं बताएगी बच्चा। ठीक है ना। तो अगर कोई बोले कि सर एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस एन। सब लोग जानते हैं एस एन वाला फॉर्मूला यही है, सबको पता है। अब इसमें कौन सी सेकंड की बात की है उसने, थर्ड सेकंड की। तो S3 यानी थर्ड सेकंड में कितना चला, थर्ड सेकंड में वो कितना चला होगा। तो थर्ड सेकंड का आंसर क्या आएगा, u है 5 प्लस a माइनस 2/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो S3 बराबर आपका क्या आ गया 5, ये 2/2 से कट हो गया, यहां पे -1 बचा, यहां पे 6 - 1 यानी 5 बच गया। 5 - 5 यानी 0 मीटर। कितना आंसर आया बच्चों, 0 मीटर। और काफी सारे बच्चों ने लिखा है क्या, तो ये हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लिया है। यानी ये जो आपका उत्तर है वो किसका है, विस्थापन का है। किसका है बच्चों, विस्थापन का। ये जो आपका आंसर आया है वो किसका है, विस्थापन का। अब विस्थापन का आ गया 0 मीटर। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, कि सर डिस्टेंस की, दूरी की बात करते हैं। किसकी, दूरी की। ये मैंने एस एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, यानी थर्ड सेकंड में, क्लियर लिखा हुआ है ना, 3 सेकंड नहीं है ये थर्ड है ना, यहां पे थर्ड लिख दो। थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी, 3 नहीं है, ये थर्ड है। थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी कौन सी, थर्ड सेकंड में। 3 सेकंड वाला तो बहुत आसान है, वो तो अलग चीज है। थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई, एक बार देख लीजिए, यहां पे 3 नहीं है, बोला है यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर पर सेकंड तथा त्वरण a बराबर -2 मीटर पर सेकंड है, तो थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी, थर्ड सेकंड मतलब तृतीय सेकंड में, सिर्फ तृतीय सेकंड, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी वह विस्थापन ज्ञात करो। तो भाई बच्चों हम लोगों ने न्यूटन की जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ओके, तृतीय सेकंड, थर्ड सेकंड या तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने और विस्थापन अपना आ गया 0 मीटर। अब दूरी निकालने का अपने पास कोई सूत्र नहीं है। कुछ बच्चों ने आंसर जरूर दिया है, ठीक है ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने आंसर दिया कैसे है, क्योंकि दूरी निकालने का अपने पास बेसिकली कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। अगर आप लोग यहां पे प्लस की बजाय माइनस की जो आ रहा है उसकी बजाय प्लस करके निकाल रहे हो कि सर 5 5 10 आ जाएगा, तो वो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। न्यूटन की जो इक्वेशन हमने पढ़ी है, या आप लोग ये बोलो गति की जो समीकरण पढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ सदिश राशि या सदिश राशियों के परिमाण बताती है, दिमाग में बिठा लेना। वो अदिश राशि के बारे में जानकारी नहीं देती है बच्चा, और दूरी तो अपनी अदिश राशि है तो उसके बारे में वो नहीं बताती है। तो सर कैसे करें, तो ये क्वेश्चन बहुत ही घूम गया आपका। इसके 2 तरीके हैं, एक तो बहुत बड़ा सा तरीका है, उस बड़े से तरीके से तो मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा भाई, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे और बहुत आसान तरीका है। लेकिन पहले कुछ कॉमन सेंस से बातें सोचो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो बात को अगर सोचोगे तो आप देखोगे कि एक पार्टिकल के पास इनिशियल में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। पहले मैं पूरा समझा देता हूं आपको, करने का तरीका तो बहुत छोटा सा है। एक पार्टिकल के पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पार्टिकल के पास वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इधर है।
तो आपको पता है एक्सेलरेशन सर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आप बोलोगे बिल्कुल। और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें सीन क्या बनेगा कि पहले वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलरेशन इधर था, तो मैं इधर जाता जाता जाता, एक्सेलरेशन ऑपोजिट साइड में है तो धीरे 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 जो वेलोसिटी है धीरे 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 कम होगी। बिल्कुल सर, कम हुई, किसी एक जगह पर जाके वो वेलोसिटी जीरो हुई, बिल्कुल। और जीरो होने के बाद में फिर एक्सेलरेशन यानी फोर्स इधर लगाया जा रहा था तो ये धीरे 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 कम हुई, किसी एक जगह पर जाके वेलोसिटी जीरो हुई और फिर ये लौट कर ऐसे वापस भी आई होगी। लौट के क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स तो बैक साइड में ही लग रहा था, मैं गया धीरे 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 कम हुआ, किसी एक जगह पर जाके जीरो हुआ और फिर पलट के वापस चल पड़ा। यानी इस मोशन में स्ट्रेट लाइन तो जरूर है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही दिशा में आगे नहीं चल रहे हैं, लौटकर वापस भी आ रहे हैं बच्चों। एक नंबर बात तो ये पड़ी। अच्छा, दूसरा आपने देखा कि S3 यानी थर्ड सेकंड में, थर्ड सेकंड की अगर मैं बात करूं कि थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड सेकंड में विस्थापन जीरो है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये क्या मतलब की बात है कि विस्थापन जीरो है तीसरे सेकंड में। इसका मतलब तीसरा सेकंड क्या होता है भाई? सर तीसरा सेकंड होता है t बराबर 2 से लेकर t बराबर 3 सेकंड के बीच का जो टाइम है उसको हम तीसरा सेकंड बोलते हैं। t बराबर 2 से लेके t बराबर 3 सेकंड के बीच का जो टाइम है उसको हम तीसरा सेकंड बोलते हैं। बिल्कुल भाई, मैंने भी बोल दिया। तो ये पार्टिकल कहीं ऐसे जा रहा होगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है बच्चों, ये ऐसे एक्स एक्सिस पे जा रहा होगा t बराबर 2 सेकंड पर, यानी जब टाइम 2 सेकंड था तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट यहां रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर भी रही होगी कहीं, एक्सेलरेशन बैक साइड में लग रहा था, तो फिर कहीं जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, फिर ये वापस आया और उसने देखा कि t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर उसका x निर्देशांक वही है जो 2 पर है। t बराबर 3 सेकंड पे उसका x निर्देशांक वही है जो 2 पर है, तभी तो ये ऐसे गया और वापस आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? जीरो। ऐसे गया और वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये वही वापस आ गया? तो सीधी सी बात है भैया, बोल रहा है ना कि विस्थापन शून्य है। कोई चीज का विस्थापन शून्य कब होता है? जब कोई गया घूम फिर के वापस वहीं आ जाए, उसी को तो विस्थापन शून्य बोलते हैं। बिल्कुल। अब दूरी निकालनी है तो आप पहले यहां से यहां तक की वेलोसिटी यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल दूरी आ जाएगी। सर ये ऐसे जाके ऐसे आया है तो टोटल दूरी ऐसे आ जाएगी। ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो सर कैसे करें? मेथड 2, ग्राफिकल मेथड। बेस्ट मेथड है अपना जो होता है आपका क्या बच्चों? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में इनसे अच्छी और कोई चीज नहीं होती। तो समझना मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, आप लोगों को अच्छे से दिमाग लगा के बातों को सुनना है कि सर आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये t बराबर 0 की वेलोसिटी है। किसी जनरल जगह वेलोसिटी बताओ तो v इज इक्वल टू u प्लस at किया आपने, तो किसी जनरल जगह पर वेलोसिटी क्या आएगा? 5 माइनस 2t, यानी वेलोसिटी आ गया आपका 5 माइनस 2t। ध्यान से सुनिएगा, आपने सर वेलोसिटी का समीकरण क्यों बनाया? क्योंकि मैं जाऊंगा ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफिकल मेथड में मैंने ये सुना है कि वेग समय ग्राफ होता है। ध्यान से, वेग समय जो ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल, विस्थापन और दूरी दोनों बता सकता है। ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव ले लो तो विस्थापन, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव ले लो तो दूरी। तो चलिए सर मैं वेग समय ग्राफ बनाऊंगा। वेग समय ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहां पर इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1। इसका मतलब सर मेरे पास एकदम क्लियर सी बात आ गई है कि ये एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, सरल रेखा बनेगा, बना दीजिए ऐसा सरल रेखा वाला ग्राफ बना दीजिए। कहां से कहां तक सर बात हो रही है? तो t बराबर 0 पे तो 5 है, बिल्कुल, ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, और ये ग्राफ ऐसे वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी और फिर नेगेटिव में जाएगी। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि वेलोसिटी किस जगह 0 होगी, वेग किस जगह 0 होगा? तो वेग किस जगह 0 होगा? सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालो। तो सर वेग 0 होगा आपका, वेग को अगर मैं 0 करूं तो 5 माइनस 2t बराबर 0, तो t बराबर आ गया 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड पर वेग 0 हो जाएगा 2.5 सेकेंड पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको कहां से कहां तक निकालना है? सर मुझे निकालना है 2 से 3 तक। कहां से कहां तक निकालना है? 2 से 3 तक। ठीक है सर, तो 2 से 3 तक निकालना है तो t बराबर 2 पर बताओ, t बराबर 2 पर वेलोसिटी कितनी है? सर t यहां पर मैं 2 रख दूं, टाइम की जगह मैं 2 रख दूं तो वेलोसिटी आ जाएगा मेरा 5 माइनस 2 दूनी 4, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम की जगह अगर आप 2 रखते हो तो आपकी वेलोसिटी आती है
1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 2 से लेकर कहां तक निकालना है सर? 3 तक। 2 से लेकर कहां तक निकालना है? 3 तक। तो टाइम की जगह जब 3 रखोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा? तो टाइम की जगह मैंने 3 रखा तो वेलोसिटी क्या आएगा सर? वेलोसिटी 5 माइनस 3 दूनी 6, यानी आपका आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए सर, ओके। तो ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक के ग्राफ में आप देख लो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव कर देना। ये क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल A2 निकाल लो, और दूरी निकालना है बच्चों तो A1 प्लस A2 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सुन लो, जिसमें प्रारंभिक वेग और त्वरण दोनों विपरीत दिशा में हो, प्रारंभिक वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो, और उसमें आपसे पूछा जाए कि दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, उस सेकंड में दूरी क्या होगी, उस सेकंड में विस्थापन क्या होगा, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों कि आप ग्राफिकल मेथड से जाओ, ग्राफ वाले तरीके से जाओगे तो एकदम सही हो जाएगा। अब A1 का क्षेत्रफल कितना है? तो सर 1/2, ये आधार 2 से लेके 2.5 यानी 0.5, ऊंचाई कितनी सर? 1, यानी आपका आ गया 0.5 बटा में 2 यानी 0.25 लिख दूं मैं, 0.25 मीटर। उसी तरीके से अगर आप A2 निकालोगे तो वही 2.5 से लेके 3 यानी 0.5, ऊंचाई उसकी भी कितनी है सर? ये 1 ही है, कितनी है? 1, तो उसका भी आ गया 0.25 मीटर। अगर आपको विस्थापन पूछे बच्चों तो क्लियर दिख रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करते ही ये क्या हो जाएगा? 0। और आपसे अगर कोई दूरी पूछे तो क्लियर दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। तो ये आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे? दूरी और विस्थापन निकालोगे। थोड़ा ध्यान से प्रत्येक चीज को समझना होता है बच्चों, और समझदारी से काम में लेना होता है, तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट साइड में हो, तो आप हमेशा जाओ ग्राफिकल मेथड से। ये तरीका छोड़ दो पूरा, हमें कोई काम में नहीं लेना, हम जाएंगे ग्राफ से। कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि ये ग्राफ कैसा बना, क्योंकि ग्राफ मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है सर, ये ऐसा बनेगा, यहां से लेकर ऐसा। आपको कौन सी सेकंड की बात की जा रही है सर? थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का क्या मतलब होता है? t बराबर 2 से लेकर 3 तक, पूरा नहीं, सिर्फ 2 से लेकर 3 तक, पूरा 2.5 मत ले लेना, ठीक है ना। सिर्फ बात क्या करोगे? 2 से लेकर 3 तक की। यार सर t बराबर 2 से लेकर 3 तक की बात की जा रही है, तो यहां पर मैंने 2 लिखा, यहां पर 3 लिखा। t बराबर जब 2 था तो वेलोसिटी 1 समीकरण में रख के पता कर ली। t बराबर 3 था तो वेलोसिटी कितना था सर? -1। कितना? -1, ठीक है। तो ये 1 और ये -1, ये दो त्रिभुज बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपका दूरी बनेगा, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों? सीधा सा विस्थापन बनेगा सर। ये भी 0.25, ये भी 0.25। अरे आना बोलो भाई, करोगे ना ऐसा? कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी विपरीत दिशा वाला आ जाए, और आपको दूरी और विस्थापन पूछे तो ग्राफ वाले तरीके से जाओगे। अरे हाँ ना बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो हाँ ना कि जाओगे कि नहीं जाओगे? सीधा सा वेलोसिटी का समीकरण बनाना है। कैसे सर? v इज टू यू प्लस AT। सीधा सा देखा, यहां पर v की घात भी 1 है और समय की घात भी 1 है, तो सर जी सीधी सी बात है, ये क्या बनेगा? सरल रेखा, ठीक है ना। तो ये सरल रेखा बना लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं गैलीलियो का नियम, ठीक है। चलिए, गैलीलियो ने कुछ अलग से नियम नहीं दिया यार, बेसिक चीज थी और उसी को ही उन्होंने वापस बता दी थी। गैलीलियो का जो नियम था वो कोई अलग नहीं था, बेसिक चीज थी और उसको उन्होंने वापस बता दिया। क्या बोला उन्होंने? बोला कि यदि कोई कण विराम अवस्था से नियत त्वरण के प्रभाव में गति करता हुआ या गति करता है, तो बराबर समय बराबर, तो कॉन्जुगेट को बोलते हैं लगातार या
इसको जो सक्सेसिव को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट जो चलते रहते हैं सक्सेसिवली लगातार, या मैं एक बार लिख देता हूं सक्सेसिव, मैं समझा दूंगा सक्सेसिव को क्या बोलते हैं ना, यानी क्रम से बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात 1:3:5:7 होता है। और ये कोई गलत बात तो बोली नहीं भाई, ये बोलने की क्या जरूरत थी, हम लोग वैसे ही समझ लेते, एसएन वाला फॉर्मूला लगाते, हमें यही बात पता चल जाती है ना। निरंतर है ना, निरंतर, बिल्कुल निरंतर ज्यादा बेटर शब्द है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, निरंतर जो है वो एक ज्यादा बेटर शब्द है ना जो रुके, बिल्कुल निरंतर, बिल्कुल सही बात है बच्चों की। सुनिएगा क्वेश्चन को, सुनिएगा थोड़ा सा, कि गैलीलियो ने जो बात बोली ना वो अपन करने के लिए डायरेक्ट भी बोल सकते थे यार, कहां से, एसन वाला फॉर्मूला से। उन्होंने ये बोला कि सर अगर कोई पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी आप गति की समीकरण उस पर लगा सकते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वो निरंतर बराबर समय अंतराल, यानी बराबर समय अंतराल में जो वो दूरी तय करेगा उनके अनुपात जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, 1:3:5:7। बराबर कैसे, मैं आपको बताता हूं कि जैसे 0 से लेके टी नोट का कोई अंतराल है, 0 से लेके टी नोट का कोई अंतराल है, उसको S1 बोलते हैं, उसमें उसने दूरी S1 तय की। फिर आपसे कोई बोले टी नोट से लेके 2 नोट, उसमें उसने S2 कवर की। 2 नोट से लेके 3 नोट, ये जो दूरी है उसमें उसने S3 कवर की। तो ऐसे ऐसे ये आगे चल रहा है, ठीक है ना। और 3 नोट से लेके 4 नोट, उसमें उसने S4 कवर की। तो इनका जो अनुपात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इनका जो अनुपात है, ठीक है, कि S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4, इनका जो अनुपात चलता रहता है वो 1:3:5:7 ऐसे चलता रहता है लगातार बच्चों। तो आपको बोला क्या गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि अगर कोई कण, पहली बात विराम अवस्था से यानी प्रारंभिक वेग शून्य हो, दूसरी बात नियत त्वरण के प्रभाव में, यानी नियत त्वरण के प्रभाव में गति करना प्रारंभ करता है, तो समय अंतराल, चाहे वो मान लो 1-1 सेकंड का समय अंतराल मान लो, चाहे वो आधे सेकंड का समय अंतराल मान लो, चाहे वो 2-2 सेकंड का समय अंतराल मान लो, चाहे वो 3-3 सेकंड का समय अंतराल मान लो, ठीक है ना। लेकिन बच्चों बराबर होना चाहिए कि सर मैंने मान लिया 4-4 सेकंड का समय अंतराल है मेरा, तो पहली 4 सेकंड में वो S1 चला, फिर 4 से लेके 8 यानी दूसरी 4 सेकंड में वो S2 चला, फिर 8 से लेके 12 यानी तीसरी 4 सेकंड में वो S3 चला। तो इनका जो अनुपात है S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4, इनका जो अनुपात है बच्चों वो 1:3:5:7 इसमें चलता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने सब में फॉर्मूला कौन सा लगाया, सर मैंने फॉर्मूला एक ही लगाया, सीधा सा मेरा फॉर्मूला। ये डेरिवेशन कहां से होता है जरूरी नहीं है याद रखें, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बोले तो हम लोग बोल देंगे a/2 × 2n-1। अब n की वैल्यू आप बदलते जाओ, ठीक है ना। n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो ये a/2 आएगा, n की जगह अगर आप 2 रखोगे तो ये 3a/2 आएगा, n की जगह अगर आप 3 रखोगे तो ये 5a/2 आएगा, यानी 1, 3, 5, 7। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये आपके ओड नंबर, यानी सीधी सी बात बोले कि विषम संख्या के अनुपात में चलता है, ठीक है ना। 1:3:5:7 डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है ना। क्या याद रखना है भाई बच्चों, देख लो, अगर मैं रख के बता रहा हूं आप लोगों को, देख लो कि n बराबर मैं 1 रखूं, यहां पे n बराबर 1 रखूं तो मेरा S1 क्या आ रहा है भाई, यहां n की जगह मैं 1 रखूं तो S1 क्या आएगा, सर n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, तो उत्तर आ जाएगा आपका a/2, ठीक है। n की जगह अगर मैं 2 रखूं यानी S2 आ जाएगा मेरा, तो S2 क्या आ जाएगा, सर n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये उत्तर आ जाएगा a/2 × 3। उसी की तरह n की जगह 3 रख दो तो S3 क्या आ जाएगा आपका, सर S3 जो है मेरा, n की जगह 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 6 - 1 5, तो ये जो आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा a/2 को गुणा कर रहा हूं मैं सर किससे, a/2 को मैं गुणा कर रहा हूं 5 से। तो आप देख लो ये a/2 है,
ये इसको 3 गुना करने पे आ रहा है, ये इसको 5 गुना करने पे आ रहा है, यानी इनके जो अनुपात है बच्चों वो क्या आ रहा है सर, अनुपात आ रहे हैं 1:3:5, और ऐसे ही हम और आगे बढ़ते रहे तो ये अनुपात जो है बच्चों आपका बढ़ता जाएगा और ये 7:9 ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जो कहने की बात है वो 2 इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक वेग 0 होना चाहिए, नियत त्वरण होना चाहिए, जो समय अंतराल है वो आपका बराबर होना चाहिए। यहां से यहां तक के बीच का टाइम कितना है t0, तो यहां से यहां तक के बीच का भी t0, यहां से यहां तक के बीच का भी t0, यहां से यहां तक के बीच का भी t0, और वो t0 कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड कितना भी हो, लेकिन बराबर मानो, ठीक है सर। और सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले 0 से लेकर t0 तक का देख लिया फिर ये खाली छोड़ देते हैं सर, इसमें नहीं देखते हैं, 2t0 से 3t0 तक देखेंगे ना, लगातार कॉन्टिन्यूअस निरंतर क्रमशः, कुछ भी आप लोग बोलो कि निरंतर चले, ऐसा वाला अपने को चाहिए। तो हाँ ना बोलो भाई, बात कर लोगे, हाँ ना बोलो, इस बात पे क्वेश्चन कर लोगे। क्या बोला गया कि प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण नियत है, तो उसमें निरंतर समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात, बराबर समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5:7 होता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया है कि इनमें तय किया गया अनुपात 1:3:5:7, और अगर 0 नहीं हो, अगर बच्चों ये 0 नहीं हो तो ये वैलिड नहीं होगा। मैं बता देता हूं, अगर प्रारंभिक वेग 0 नहीं हो तो आप इस नियम को नहीं मानोगे। गैलीलियो का जो नियम है वो केवल और केवल इन्हीं शर्तों के लिए है, ये ध्यान रख लेना। कोई नियम क्या है वो बाद में सीखो, कोई नियम किन चीजों पर लागू होता है वो पहले सीखना जरूरी है बच्चों। चलो उदाहरण के साथ समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उदाहरण से ज्यादा बातें समझ में आएगी। बोला गया है एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है तथा 3 सेकंड में 50 मीटर का विस्थापन तय करता है। तो 3 सेकंड में, ये क्या लिख दिया, तो 3 सेकंड में तय पथ का विस्थापन, चलिए देखिए क्वेश्चन। एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 8वें सेकंड या चौथे बोल देता हूं, 4वें सेकंड में पचास मीटर दूरी चलता है तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तय की गई दूरी बताओ, ठीक है ना। 5वें सेकंड में तय की गई दूरी आपको बताना है। तो पहली बात, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है क्या, जी सर दिया हुआ है, और नियत वर्ण में ब्रैकेट में लिख दूंगा ना, नियत वर्ण से चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि वो 5वें सेकंड में 50 मीटर चलता है, चौथे सेकंड में 50 मीटर चलता है, तो 5वें में कितना चलेगा, चौथे सेकंड में 50 मीटर चलता है तो 5वें में कितना चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक एक सेकंड की बात चल रही है तो मैं मेरा टाइम इंटरवल एक एक सेकंड का बना लूंगा। अगर 2-2 सेकंड की चल रही होती तो मैं अपना टाइम इंटरवल 2-2 का बना लेता। तो मैंने देखा कि एक एक सेकंड की बात चल रही है सर, तो 0 से 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड। इसको बोलते हैं प्रथम सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड सेकंड, इसको बोलते हैं फोर्थ सेकंड, और इसको बोलते हैं फिफ्थ सेकंड। यानी ये चौथा सेकंड है और ये पांचवा है, ये चौथा सेकंड है और ये पांचवा है। बच्चों ने आंसर पहले ही दे देता है। चलो बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी उसको S1 बोलेंगे, यहां वाली को S2 बोलेंगे, यहां वाली को S3 बोलेंगे, यहां वाले को S4 बोलेंगे क्योंकि चौथे सेकंड में है, और यहां वाली को S5 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर 5वें सेकंड में है।
ठीक है सर। इनका जो अनुपात है सर वो है इसका अनुपात 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9। हमें डील किसके साथ करनी है सर? हमें डील करनी है पांचवें और नौवें के साथ। तो पांचवां और चौथे के साथ, तो इनको लिखेंगे बिल्कुल। तो इनको लिखेंगे तो S, बाकी ब्लॉक कर देते हैं क्या, S4 बटा में S5, यानी S4 बटा में S5। S4 बटा में S5 बराबर क्या आएगा? तो आप लिख दोगे सर 7 बटा में 9, कि इनके जो अनुपात है वो 7 बटा में 9 के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो भाई आपसे पूछा है S4 कितना दे रखा है? 50। S5 आपसे पूछा गया है ये 7 बटा में 9। भाई बताइए बच्चों, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो S5 कितना आ जाएगा? छोटा सा मैथ्स है, 50 गुणा में 9 बटा में 7 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 50 गुणा में 9 बटा में 7 मीटर। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं 64 मीटर के लगभग आएगा। बाकी लोग भी आंसर दो भाई। तो पहली बात, तो रूल क्या है कि सर प्रारंभिक वेग शून्य हो, यानी टाइम भी शून्य से शुरू करो आप। ऐसा नहीं है कि सर चौथे को 1 नंबर मान ले, पांचवे को 2 नंबर मान ले और 1:3 कर दे ना। जहां पर वेग शून्य था समय भी वहीं से शुरुआत करो। जहां पर वेग शून्य था समय की वहीं से शुरुआत करो। तो कर देते हैं सर 0 से लेके 1 सेकंड तक, इसको प्रथम सेकंड बोल देंगे। 1 से लेके 2 तक इसको सर सेकंड यानी द्वितीय सेकंड बोल देंगे। 2 से लेके 3 तक यानी इसको थर्ड सेकंड। 3 से लेके 4 और 4 से लेके 5, ये चौथा और ये पांचवा, एक चौथा और एक पांचवा। इनके जो अनुपात होंगे सर S1, S2, S3, S4, S5 के अनुपात मैंने सिखाए हैं आपको कि सीधा विषम संख्या के रूप में चलते रहो। तो 1:3:5:7:9। अब इसके सामने ये रख दो और इसके सामने ये रख दो और दोनों को बटा में रख दो। तो 4 बटा में 5 इज इक्वल टू 7/9। सर ठीक है, S5 आपको निकालना है, उसको एक तरफ किनारे किया, बाकी को इसके बाद में क्या है, कुछ नहीं है, इसको इधर ले गए, ये गुणा में आ गया और ये भाग में आ गया। बच्चों बात क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना। कुछ सोल्व करने पे 64 मीटर के लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको तो मैं 450 बटा 7 मीटर ही लिख रहा हूं, आप आगे सोल्व कर लेना, ठीक है ना। ओके, 64.2 मीटर के लगभग का आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, ये थोड़ा और अच्छा है। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करके प्रथम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी चलता है, तो दूसरे 2 सेकंड का मतलब t बराबर 2 से t बराबर 4 तक कितनी दूरी चलेगा। चलो बच्चों आंसर बताओ इसका, ठीक है। लैंग्वेज में आपको उलझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में जरूर उलझाया गया है कि सर इधर की बात उधर कर लेते हैं, उधर की बात इधर कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में जरूर आपको उलझाया गया है, लेकिन डायरेक्ट बातें आप लोग कर सकते हो। लैंग्वेज में क्वेश्चन को जरूर उलझाया गया है, लेकिन डायरेक्ट बातें आप लोग यहां से कर सकते हो। तो बोला गया है एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके प्रथम 2 सेकंड। प्रथम 2 सेकंड का मतलब क्या होता है भाई? प्रथम 2 सेकंड का मतलब होता है बच्चों आपका, प्रथम 2 सेकंड का आपका क्या मतलब होता है? तो सर वो मतलब होता है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक। t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक। तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक क्या आ जाएगा कि 0 से लेके 2 सेकंड तक जो है वो 40 मीटर की दूरी तय करता है। कितना करता है? 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो दूसरे 2 सेकंड पर, दूसरे 2 सेकंड मतलब 2 से लेके 4 तक कितनी दूरी तय करेगा? और बच्चे का एकदम करेक्ट आंसर आ गया भाई। नितिन जी ने और पूजा जी ने उत्तर दिया है 120 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है।
ये 120 मीटर, सीधा सा 120 मीटर आपका आंसर आ जाएगा कि 0 से लेके 2 सेकंड तक। सर सीधा सा अपना आंसर आ जाएगा, कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत जो है बच्चों वो नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपने ही तो बोला है टाइम इंटरवल जरूरी नहीं है हम एक एक सेकंड का माने, हम यहां पर टाइम इंटरवल मान लेते हैं 2 सेकंड का। तो 0 से लेके 2 सेकंड ये एक टाइम इंटरवल हो गया, फिर 2 से लेके 4 सेकंड ये दूसरा टाइम इंटरवल हो गया, 4 से लेके 6 सेकंड ये तीसरा टाइम इंटरवल हो गया। सर हम ऐसे चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसको S1 बोलेंगे, इसको S2 बोलेंगे, इसको S3 बोलेंगे। ठीक है सर, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 0 से लेके 2 सेकंड जो है उसका S1 हो गया, 2 से लेके 4 तक का है S2, और वही पूछा है कि सर 2 से लेके 4 तक वाला क्या आएगा, तो क्या बोलेंगे कि बेटा S1 बाई S2 इज इक्वल टू 1:3, क्योंकि ये 1 होता है और ये 3 होता है। तो इसको S2 को मैं इधर भेज दूं तो सर S2 बराबर 3 इंटू S1, तो S2 बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा में S1 कितना 40, तो सीधा आंसर आ जाएगा 120 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 120 मीटर। क्लियरली सब बच्चों ने आंसर यहां पर दे दिया है कि 120 मीटर का जो है सर वो यहां पर आंसर आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है रे, सीधा सा लाइन वाइज आपको चलना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। ठीक है ना? हाँ, अगर ये 0 से 2 बता के तीसरी सेकंड में पूछा होता तो हम एक एक सेकंड का बना लेते, है ना? तो अपने को कोई टेंशन तो है नहीं। एक और क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ना बोलो भाई, बात क्लियर है? सीधी सी बात है ना, 2-2 सेकंड का इंटरवल ले लिया यार, तो 2-2 सेकंड का इंटरवल लेके ऐसे कर दिया। लेकिन इसी में मैं अगर बोलूं कि एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर प्रथम 2 सेकंड यानी t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक 40 मीटर की दूरी चलता है, तो तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी याद करो। ठीक है ना? नियत वर्ण है ना, ये बताओ आप लोग, नियत वर्ण है ये बताओ। एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होके प्रथम 2 सेकंड में क्या करता है, 0 से लेके 2 सेकंड तक की दूरी तय करता है। प्रथम 2 सेकंड में 0 से लेके 2 सेकंड तक की दूरी तय, सॉरी प्रथम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी? 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये आपसे पूछा गया है, बता दीजिए बच्चों, बहुत आसान है। तीसरे सेकंड में ना, तीसरे की बात की है ना, तृतीय सेकंड, तृतीय सेकंड मतलब t बराबर आपका, हाँ तृतीय सेकंड पूछ रहा हूं मैं, तीसरा सेकंड, तृतीय का मतलब 2 से 3। राजपाल ने बहुत सही आंसर दिया है 50, बाकी बच्चों ने 200-200 मीटर लिखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे हैं। ठीक है, सब ने 200 आंसर दिया है। राजपाल का जो आंसर आया है वो 20 मीटर आया है, राजपाल जी का, सॉरी 50 मीटर, और वो करेक्ट आंसर है। अब अवंतिका ने भी बताया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बच्चों ने आंसर बताया, बहुत अच्छी बात है, कुछ ने गलती से 200 बता दिया। तो यही तो ट्विस्ट था भाई, क्वेश्चन मैं पहले जैसा करवाता हूं लेकिन थोड़ा हल्का हल्का बदल देता हूं, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, तो भाई बात को अगर किया जाए कि सर 0 से 2 सेकंड तक का तो बता दिया, लेकिन उसके बाद में आपसे तीसरे सेकंड का पूछा। सर तीसरा तो एक सिंगल सेकंड है, बिल्कुल। तीसरा जो है वो तो सिंगल सेकंड है सर, बिल्कुल। तो तीसरे का मतलब तो ये है 2 से 3 के बीच में, तो आप बोलोगे हाँ,
तो तीसरा अगर सिंगल सेकंड है बच्चों, तो हम क्लियर सी बात करेंगे कि सर हमें अब एक एक सेकंड का मानना चाहिए। तो t बराबर 0 से लेकर 1 तक को आप एक इंटरवल बोल दो, 0 से लेकर 1 तक को आप 1 बोल दो, फिर 1 से लेकर 2 तक को आप 1 बोल दो। ये तो आपकी मर्जी है ना, आप किसी को कुछ भी बोलो, ठीक है ना। इंटरवल आप जितना छोटा बनाओ जितना बड़ा बनाओ ये आप पर है, ठीक है। फिर t बराबर 2 से लेकर बस बराबर होना चाहिए और कॉन्जुगेट लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो ये बात है। 0 से लेकर 1 सेकंड को आपने पहला इंटरवल बोल दिया, 1 से लेकर 2 सेकंड तक को आपने दूसरा इंटरवल बोल दिया, और 2 से लेकर 3 तक को आपने तीसरा इंटरवल बोल दिया, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये S1 है, तो आपने बोल दिया सर ये S1 है, तो ये S2 होगा और ये S3 होगा, और आपसे यही पूछा गया था कि S3 कितना है। चलिए ठीक है, मैंने ये माना कि भाई ये 1:3:5 में चलते हैं, ये 1:3:5 में चलते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अनुपातों के साथ हम खेलें, तो अगर ये x है, ये S1 को मैं बोल दूं कि अगर ये x है तो ये इस x का 3 गुना होगा, 3 अनुपात का मतलब तो यही होता है 3 गुना होगा, तो सर ये 3x हो जाएगा बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा भाई, सर ये 5x हो जाएगा। तो आपसे 5x पूछा है कि 5x किसके बराबर होगा, आपसे पूछा है 5x किसके बराबर होगा, और दिया गया क्या है, क्या आपको x दिया गया है क्या, ना, आपको दिया गया है प्रथम 2 सेकंड, यानी 0 से लेकर 2 तक की पूरी दूरी दे रखी है। तो सर 0 यहां है, 2 यहां है, 0 से लेकर 2 तक की पूरी दूरी देने का मतलब आपके पास S1 प्लस S2 दोनों मिला के 40 मीटर है, ठीक है सर। S1 को क्या लिखो x, S2 को क्या लिखो 3x, तो टोटल हो गया 4x बराबर 40। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया 10 मीटर, क्या आ गया बच्चों 10 मीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपसे पूछा है S3, आपसे क्या पूछा है बच्चों S3, S3 बराबर क्या है सर, वो 5x है। तो x का आपने 10 पहले ही निकाल लिया, तो 5 × 10 = 50 मीटर। लेकिन ये यार इतने लेट नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं करना, आप जल्दी जल्दी सोच के किया करो, सीधी सी बात है। ओके, तो आंसर क्या आएगा 50 मीटर। क्यों, क्योंकि जो समय का अंतराल है वो पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, आप अपने हिसाब से सोचो कि यार सर 0 से 2 सेकंड तक तो ओके है, लेकिन फिर मुझे बोला गया कि तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड तो कहां आएगा जब एक एक सेकंड का लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, एक एक सेकंड का अंतराल लेंगे। तो 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, इसको S1 बोला, इसको S2 बोला, इसको S3 बोला। तो सर अनुपात होता है 1:3:5, यानी अनुपातों का मतलब ये होता है कि ये x है तो ये 3x है और ये 5x है। अब बताओ प्रश्न में गिवन क्या है सर, 0 से लेकर 2 तक का पूरा दे रखा है, यानी यहां से लेकर यहां तक की पूरी दे रखी है। तो पूरी दूरी कितनी होगी सर, ये x है और ये 3x है, टोटल 4x, 4x बराबर 40, तो x बराबर 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर आ जाएगा। तो S5 = 5x कर, S3 = 5x कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा सीधा 50 मीटर। अब बच्चों ये छोटे वाली बातें तो ठीक है, ठीक है ना, 5वां सेकंड, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड इज ओके। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि 11वां सेकंड, चलो 11वां भी ठीक है, 112वां और 113वां सेकंड का क्या अनुपात होगा, 212वां और 213वां सेकंड का क्या अनुपात होगा, तो आपके लिए एक मैं नोट लिखा देता हूं सीधा सा, आप लोग समझ लीजिएगा कि यह क्या है, आप लोग उसी को फाइनल मान लेना। क्या बोला, पहले क्लियर बोल रहा हूं, यदि u बराबर 0, a बराबर कांस्टेंट, तो निरंतर बराबर समय अंतरालों में, निरंतर बराबर समय अंतरालों में आपका S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात ऐसे चलता 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 Sn जो है वो क्या आता है 1:3:5, ऐसा चलता चलता ये क्या आ जाता है सर, ये 2n-1 इसका सीधा सूत्र हो जाता है। Sn का सूत्र क्या हो जाता है 2n-1, Sn का सीधा सूत्र क्या हो जाता है 2n-1। जैसे कोई उदाहरण के तौर पर आपको बोले कि 117वें व 212वें अंतराल का अनुपात, अंतरालों में दूरी का अनुपात, ठीक है ना, 117वें व 212वें अंतरालों में दूरी का अनुपात। तो n की जगह पहले तो 117 रख देंगे, ठीक है ना। Sn बराबर आपका क्या सूत्र है सर 2n-1, कितना 2n-1, तो S 117 यहां रख देंगे बच्चों, तो 2 से गुणा किया ये कितना हो गया 234, 234 में से एक गया ये 233,
और ऐसे ही S 212 रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा सर, 212 को 2 से गुणा किया तो 400, कितना हो गया 424, 424 में से एक गया तो 423, है ना। तो ये आपके अनुपात आ जाएंगे ऐसे बड़े बड़े, अगर आपको दे रखे हैं बड़े बड़ा खेल चल रहा है तो S 117 बटा में S 212 का जो अनुपात है वो 233 बटा में 423 इस फॉर्मेट में आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना बच्चों। हाँ ना बोलो भाई, कर लोगे? गैलीलियो का नियम डन है। आज के बाद में गैलीलियो में दिक्कत, हाँ ना बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? आज के बाद में गैलीलियो में दिक्कत नहीं आएगी ना भाई? सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे कि सर 2n-1 का आपका फॉर्मूला बन रहा है, 2n-1 का आपका फॉर्मूला बन रहा है। जो बन रहा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आज का अपना बढ़िया से अच्छा सा एक टॉपिक शुरू करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें जगलर की जो भी प्रॉब्लम है वो आ जाएगी, मोशन अंडर ग्रेविटी ये पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों अपना आएगा थोड़ा सा ग्राफिकल प्रॉब्लम, फिर ये वाला चैप्टर अपन करेंगे फिनिश, यानी गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब बच्चों काम की बात हम यहां से शुरू करते हैं, मैं पहले से लिख देता हूं, इसके अंदर कुछ बातें मान के चलेंगे। और बात नंबर 1 हम मानेंगे क्या, वायु प्रतिरोध नगण्य। वायु का जो प्रतिरोध है बच्चों वो आप क्या मानोगे, नगण्य मानोगे। वायु प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है। 2 नंबर बात आप ये मानोगे बच्चों कि सर वायु प्रतिरोध तो नगण्य है ही, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्या मानोगे बच्चों, नियत मानोगे। ये 2 बातें आप यहां पर मान के चलोगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 जो चीजें हैं हम मान के सारे सूत्र वगैरह बनाते हैं, और फिर ये 2 चीजें नियत नहीं होती है। ये बात अगर नहीं माननी है तो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में। और हां, ये बात नहीं माननी तो उसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण वाले के साथ। लेकिन तब तक जब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ते हैं तब तक अपना मामला क्लियर है। चाहे जमीन से ऊपर जाए, चाहे जमीन में खोद कर कोई नीचे जाए, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हम गुरुत्वीय त्वरण को नियतहीन मानेंगे। हमें फर्क ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि गुरुत्वीय त्वरण कैसे बदलता है। वो जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और जब तक कीनेमेटिक्स है हम लोग गुरुत्वाकर्षण, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियत मानेंगे। और दिशा भी क्या होगी, हमेशा नीचे की ओर। दिशा भी क्या होगी, हमेशा नीचे की ओर, हमेशा नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ये हम मान के चलेंगे। इन चीजों के साथ कोई भी हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। ओके, तो सर अगर आपने गुरुत्वीय त्वरण को नियत मान लिया, तो गुरुत्वीय त्वरण को नियत मान लिया तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि गति के समीकरण वेद्य हैं। गति के समीकरण वेद्य हैं। क्यों बच्चों, अगर आपने त्वरण नियत मान लिया तो गति के समीकरण लगा सकते हैं। अगर त्वरण नियत नहीं होता बच्चों तो आप गति के समीकरण नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि गति के समीकरण का पहला नियम यह है कि सर त्वरण नियत होगा तभी गति का समीकरण लगाया जाएगा। त्वरण नियत नहीं होगा तो शुरुआत वाले तरीके से जाओ कि सर वही बातें, शुरुआत वाले तरीके से जाओ कि वही बातें, त्वरण अगर नियत नहीं है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आते रहना है। तो जहां भी किनेमैटिक्स का क्वेश्चन आए, जहां भी किनेमैटिक्स का क्वेश्चन आए बच्चों, हमें गुरुत्वीय त्वरण नियत ही मानना है। वो नियत नहीं मानने वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो ग्रेविटेशन में अलग टाइप के आते हैं, उनमें क्लियर लिखा होता है। वो कब होते हैं, जब बड़ी बड़ी दूरियों की बात की जाए। हमारे यहां पर दूरी होगी, एक पत्थर को फेंका, वो 200 मीटर ऊपर जा रहा है, 400 मीटर ऊपर जा रहा है, यानी किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो ये नियत ही रहता है। बदलता कब है, जब किसी चीज को फेंका वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 100 किलोमीटर जमीन को खोद कर नीचे जा रहा है, 200 किलोमीटर खोद के नीचे जा रहा है, तब फर्क पड़ता है ना। यहां पर
5-10 किलोमीटर तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां तक ऊंचाई या गहराई 5-10 किलोमीटर दे रखी है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही चलते रहेंगे बच्चों, है ना। तो ये मान के चलो कि अपने नियम यही है, ये नहीं बदलेंगे। गुरुत्वाकर्षण में आपको क्लियर दिख ही जाएगा, अलग अलग लिख जाएगा, अरे यार कोई पत्थर 400 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 500 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो आप समझ जाओगे। यहां पर अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे ये एग्जाम में आए, चाहे आपकी क्विज में आए, चाहे आपकी ई बुक में आए, आपको ये दोनों रूल मानने हैं। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम में जाके बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गतिकी के क्वेश्चन में ये दोनों रूल वैध होते हैं, और वैध नहीं करवाना चाह रहा तो क्वेश्चन में क्लियर देगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि वायु के प्रतिरोध को मानते हुए क्लियर देगा कि गुरुत्वीय त्वरण के ऊंचाई के साथ के इफेक्ट को मानते हुए, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ ना बोलो भाई, बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चिन्ह के। चिन्ह तो आपको पता है सर कि गुरुत्वीय त्वरण का अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेविटी की बात करें तो ये अपनी एक्स दिशा, और अब बात करेंगे अपन वाई दिशा की। यानी पत्थर ऊपर गया तो वाई दिशा में ऊपर गया, नीचे आया तो माइनस वाई दिशा में नीचे आया, सारी चीजें वाई के साथ ही है। तो यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? वाई दिशा में एक विमीय गति, वाई दिशा में एक विमीय गति। बस सिंपल सी बात होगी, वाई दिशा में एक विमीय गति। तो कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं वो बातें क्लियर बता दूं बच्चों कि जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव त्वरण की प्रकृति बताई थी, प्रकृति अलग चीज है और चिन्ह यानी दिशा अलग चीज है। मैंने वहां पे क्लियर बताया था, ठीक है ना, कि ये एक्सेलरेशन इस तरफ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसको बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस आई कैप में है, यानी इसकी दिशा जो है वो नेगेटिव एक्स दिशा में है, इसकी जो दिशा है वो नेगेटिव एक्स दिशा में है। इसको ये नहीं बोल सकते कि ये त्वरण नेगेटिव है। त्वरण नेगेटिव कब होता है? ये बातों पे अपन ने काफी सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, और होप सब लोगों ने शॉर्ट नोट्स उस बात में बनाए होंगे, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज में, ठीक है ना। तो बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मैं बात करता हूं दिशा की, चिन्ह की। तो चिन्ह हम लोग देंगे दिशा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? दिशा के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि सर क्लियर हमें दिख रहा है कि ये वाई दिशा में एक विमीय गति है, तो कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो प्लस वाई है, कोई चीज नीचे जा रही है तो वो माइनस वाई है। तो ऊपर जा रही है उसको मैं पॉजिटिव बोल दूंगा, और नीचे जा रही है उसको नेगेटिव। तो यहां पर जो मैं आगे चिन्ह लगा रहा हूं बच्चों, वो किसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूं? दिशा के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं, प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहा। मैं बात नहीं कर रहा कि ये पॉजिटिव त्वरण है या नेगेटिव त्वरण है, प्रकृति वाला नहीं, बस दिशा कौन सी है। प्लस मतलब पॉजिटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाई में जा रहा है, बस इतनी सी बात मैं करना चाह रहा हूं। तो जैसे ये आपने एक लाइन खींची, ये लाइन होगी जहां से गति प्रारंभ हुई, जहां से गति प्रारंभ हुई, गति प्रारंभ हुई। तो जहां से गति प्रारंभ हुई वहां से आपका ये आपको रेफरेंस लाइन है। एक नंबर पॉइंट आपको प्रारंभिक बिंदु हमेशा इनिशियल, आई फॉर इनिशियल, इनिशियल बिंदु हमेशा आपको ये लेना है जहां से गति प्रारंभ हुई है। अगर जहां से गति प्रारंभ हुई है उससे कोई पत्थर कण को अगर ऊपर की ओर फेंका गया है, ये साइन का मतलब अगर ऊपर की ओर फेंका गया है तो प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा सर, अगर कण को नीचे की ओर फेंका गया है तो प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, कण ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और अंतिम आपको यहां देखना है कि ये ऊंचाई क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। प्रारंभिक बिंदु तो ये है, अंतिम आपको ऊंचाई ये वाली देखनी है कि एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका और ये कहीं यहां पहुंच गया, तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वाला समीकरण लगाओगे तो यहां पर जो इस एस को आप लोग क्या बोलोगे? पॉजिटिव ही बोलो। क्या क्या बोलोगे बच्चों? पॉजिटिव ही बोलेंगे। यहां पर जो विस्थापन आपका आएगा उसको आपको क्या बोलना है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु ऊपर है। प्रारंभिक बिंदु यानी मूल बिंदु, इसकी तुलना में अंतिम बिंदु ऊपर गया, यानी विस्थापन क्या हुआ? प्लस वाई दिशा में। सीधा बोल देंगे विस्थापन क्या हुआ? प्लस वाई दिशा में। और कोई प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु हमने देखा फाइनल पोजीशन जो है, सेकंड नंबर पोजीशन या फाइनल पोजीशन जो है वो अगर यहां पर नीचे आ रहा है कि जैसे आप कोई पहाड़ी वगैरह पर छोड़कर खड़े होकर पत्थर को नीचे फेंक रहे हो, तो पहाड़ी वगैरह पे खड़े होकर पत्थर को अगर हम नीचे फेंकते हैं तो अंतिम बिंदु आपका नीचे आता है। ठीक है सर, तो नीचे आता है तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल दोगे? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहां से शुरू किया आपने गति और फाइनल बिंदु यहां आ गया यानी माइनस जे कैप। नेगेटिव का मतलब सीधा क्या हो गया? माइनस जे कैप। ठीक है,
क्योंकि अकेला y डायरेक्शन में चल रहा है तो इसलिए मैं i कैप j कैप की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। जैसे अकेले x पे चल रहे थे तो हम i कैप नहीं लगा रहे थे ना, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ डील कर रहे थे, तो वही पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मैं यहां पे डील कर रहा हूं, सिर्फ y दिशा की। अब बात करते हैं त्वरण की। तो आपको पता है कण चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पत्थर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, त्वरण को तो मैंने बोल दिया कि सर हमेशा नियत रहेगा और कौन सी दिशा में लगेगा, सर नीचे की ओर लगेगा। त्वरण जो है वो हमेशा क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो चाहे पत्थर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, त्वरण को आपको हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव ले लेना है। ए का मान जो है हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, यानी -g रखते रहना। ए का मान हमेशा क्या रखते रहना है आपको, -g। ए का मान हमेशा क्या रहेगा, -g रहेगा। क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। ये तीन ही चीजें होती है अपने पास। न्यूटन की जो इक्वेशन अपन यूज करने वाले हैं गति के समीकरण, उसमें वेग, त्वरण और विस्थापन, ये तीन चीजें तो होती है जो सदिश है। फिर तो टाइम बचता है, तो टाइम की तो दिशा होती नहीं है, तो जिसकी दिशा थी मैंने बता दिया आपको, ये रेफरेंस यूज कर लेना है। जहां से फेंका जाए वो अपना रेफरेंस है, ठीक है सर। अगर यहां से ऊपर गया तो कोई चीज पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। वेग ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव। दूरी ऊपर, विस्थापन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव। लेकिन त्वरण हमेशा आप क्या मानोगे, नेगेटिव ही मानोगे। और ये त्वरण की प्रकृति नहीं है, दिशा है। मैं बोल रहा हूं चिल्ला के, है ना, प्रकृति की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दिशा की बात कर रहा हूं। हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो, बात क्लियर है क्या, बताओ। हाँ क्लियर है, ओके, ठीक है ना। नेगेटिव जो है त्वरण की दिशा है, सबकी दिशा ही है ना, ओके, क्लियर है। कोई ये तो नहीं बोलेगा सर, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि जो ऊपर गया, सर ऊपर जाते टाइम तो त्वरण नेगेटिव था, लेकिन नीचे आते टाइम जो त्वरण है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी बातें नहीं करनी है, वो प्रकृति की होती है, नेचर की। तो इसमें एक सीधी सी कहानी है भाई। मैं एक बात बोल रहा हूं, एक मतलब बच्चों को बताने वाली बात है। आप भी बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो समझ में आना ही था, इसमें क्या डाउट है। ये y दिशा में कोई गति कर रहा है तो इससे ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इससे नेगेटिव, नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है। बस इतनी सी तो कहानी थी कि सर इससे ऊपर कोई चीज होती है वो पॉजिटिव, इससे नीचे जो है वो नेगेटिव, ठीक है सर। तो अगर पत्थर को ऊपर फेंका यानी पॉजिटिव, पत्थर को नीचे फेंका यानी नेगेटिव। पत्थर यहां से शुरू होकर यहां जाके रुका तो पॉजिटिव विस्थापन, पत्थर यहां से शुरू होकर कहीं नीचे आके रुका तो नेगेटिव विस्थापन, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ओके। और अगर त्वरण की बात करें तो सर त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता रहता है। तो इसकी अगर कोई आपसे पूछा, दिशा पूछे कि सर इसकी दिशा क्या है, तो सीधी सी बात है सर नेगेटिव y दिशा में लग रहा है तो -j कैप, ठीक है ना, -j कैप। नेगेटिव दिशा में लग रहा है तो -j कैप, क्लियर, ठीक है। दिशा की बात, केवल मैं पॉजिटिव नेगेटिव का मेरा यहां पे मतलब है दिशा, कि कौन सी चीज +y दिशा में है और कौन सी चीज -y दिशा में, बस इतनी सी बात कर रहा हूं मैं कि कौन सी चीज +y दिशा में है और कौन सी चीज -y दिशा में है। तो +y दिशा में क्या है, जो ऊपर है वो +y दिशा में है, जो नीचे है वो -y दिशा में है। बस इतनी सी कहानी है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ दिशा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऊपर की ओर जो होता है, अरे इसको पॉजिटिव y बोलते हैं, इसको नेगेटिव y बोलते हैं, बस वही बात है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब मेरे एक छोटे से एग्जाम्पल का आंसर दीजिए आप लोग। गणेश आप बताओ बच्चे, ये एग्जाम्पल जो है उसको, कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकूं, सारे लोग आंसर करना है। ये ऐसे गया और इसी लाइन पे वापस आता है बेसिकली ना, वो डायग्राम तो हम लोग समझाने के लिए बनाते हैं, बाकी कण ऐसे जाता है और इसी लाइन पे वापस आ जाता है। तो दो लाइन हम बनाना नहीं चाहते, मतलब एक ही लाइन पर दो लाइन नहीं बनाना चाहते, तो हम बता देते हैं कि ये कण ऐसे गया और ऐसे लौट के वापस आया। हालांकि ये दूरी नहीं होती, वो इसी लाइन पे आता है। तो अगर मैं किसी कण को ऊपर फेंकूं तो कुछ पॉइंट है, 1 2 3 4 और यहां पे 5। इन सब पॉइंट में से सबसे ज्यादा त्वरण कहां है और सबसे कम त्वरण कहां है, बताइए। 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इनमें मैक्सिमम त्वरण कौन से पॉइंट पर है और मिनिमम त्वरण कौन से पॉइंट पर है, बताइए। मैक्सिमम कौन से पर है और मिनिमम कौन से पॉइंट पर है, पहले यह बात बताइए। एक पत्थर को ऊपर फेंका, वो ऊपर गया, ये पॉइंट नंबर 1, यहां पर कहीं बीच में 2 नंबर पॉइंट, ये
पॉइंट नंबर 3, फिर 4, 5 पे वापस आ गया। तो अधिकतम त्वरण कहां है और न्यूनतम त्वरण कहां है, ये वाली बात आपको बतानी है भाई बच्चों। बताओ कहां आएगा अधिकतम त्वरण और कहां आएगा न्यूनतम त्वरण, आंसर आना चाहिए इस चीज का। बहुत बेसिक सी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, ठीक। आंसर आ रहे हैं बच्चों के। बहुत बढ़िया बात है। अब पता है एक चीज बताऊं, कंफ्यूज आपको कोई करता नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो ओवर थिंकिंग की वजह से, है ना। यहां पे हमने हेडिंग लिखी, समझाया आपको अभी अभी, और मैंने पूरी हेडिंग लिखी कि क्या हम पढ़ेंगे गति के समीकरण वैध होंगे। क्यों? क्योंकि त्वरण नियत है। ये मैंने पढ़ाया, 10 मिनट पूरी बातें की इस पे कि भाई ये जो है वो वहां पर नियत त्वरण है, ठीक है। पहली स्लाइड में बात की, फिर दूसरी स्लाइड में आया और बोला कि चाहे कण ऊपर जाए कण नीचे जाए, त्वरण का मान हमेशा आपको -g लेना है, हमेशा -g लेना है, किसी जगह पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, वो तो ठीक है सर, लेकिन हम थोड़ी सीखेंगे ये, हमें तो हमारे हिसाब से उत्तर देना है। अरे भाई जब 2 स्लाइड में बोला जा रहा है कि त्वरण नियत रखना है, ये वैद्य ही तभी है। ये सारा जो चैप्टर है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे ही एक केस में जब त्वरण नियत है। चिल्ला चिल्ला के बताया था, नहीं नियत है तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो ग्रेविटेशन में जाके पढ़ेंगे, ये बात बताई थी आपको। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेटा यहां पर चाहे वो 1 नंबर पॉइंट हो, चाहे वो 2 नंबर पॉइंट हो, चाहे 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, वहां पर त्वरण बराबर है यार, है ही नहीं अलग, बदलना ही नहीं है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आपको समझनी होती है। ठीक है ना, कि ए जो है त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। ये गति का एग्जांपल है, बस ये मानो, वो नहीं बदलेगा कहीं भी। आप जो उत्तर बता रहे हो वो हो सकता है वेग का बताओ, हो सकता है चाल का बताओ, वो अलग चीजें हैं, लेकिन त्वरण नहीं बदलेगा भाई। ये चीजें आपको समझनी है। क्यों? हमारा जो चैप्टर का नाम ही है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका पहले 2 रूल में से क्या, रूल नंबर 1 कि वायु प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, और रूल नंबर 2 ए नियत होना चाहिए, त्वरण जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए यार। ठीक है, आ जाओ। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा समझो। अब सोचो कि ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, यानी ये मूल बिंदु है। यहां से t बराबर 0 से एक कण को ऊपर की ओर फेंका u वेग से, ठीक है, या फिर मैं v नोट बोलूंगा उसके वेग को, कि v नोट वेग से एक कण को ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, ये गया 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 गया। क्यों? क्योंकि इस पर लगातार सर त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, लगातार त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो यहां a से जब वो जाएगा तो लगातार वेग ऊपर त्वरण नीचे, समझिएगा, वेग ऊपर त्वरण नीचे। तो भाई त्वरण सर विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसकी वजह से धीरे 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 यहां तक जाके इसका वेग 0 हो गया। और अगर यहां वेलोसिटी 0 हो गया, ये मान लो कोई पॉइंट B है, यहां पर वेग 0 हो गया, तो त्वरण तो अब भी लग रहा था, बिल्कुल त्वरण तो अब भी लग रहा था, तो अब वो इसे त्वरण अपनी तरफ खींचेगा। पहले मान लो कोई चीज इधर जा रही थी, बल पीछे की ओर लगाया, तो धीरे 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 पहले तो इसको धीरे किया और बल लगातार लगता गया, तो उसको घुमा के अपनी तरफ ही लेके आ गया। तो वही सीन यहां पे बना कि वेग ऐसे आया आया आया, ठीक है, और आप यहां पर पहुंच गए B पॉइंट पे। ठीक है सर, जब आप A से B पर पहुंचोगे तो भाई जहां से फेंका वहीं वापस आ गया, बिल्कुल सर, जब जहां से फेंका था वहीं वापस आ गया। और यहां पर बात करें ऊर्जाओं की, क्योंकि आप तो टारगेट के बच्चे हो, इतनी बात तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, 11वीं वालों को तो किसी और तरीके से बताना पड़ता है। तो अगर बात करें ऊर्जाओं की, तो सीधी सी बात है सर, वायु का प्रतिरोध बल तो है नहीं। अब जहां से फेंका था वहीं आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं हुई, स्थितिज भी परिवर्तित नहीं हुई, तो भाई आपकी गतिज भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो जिस चाल से आपने फेंका है वही चाल वापस यहां पर आ जाएगी। यानी अगर आपने V नोट से फेंका है बच्चों, तो वापस जमीन पर आके इसका वेग जो है वो V नोट ही हो जाएगा। अगर V नोट से फेंका है, बस दिशा विपरीत, जाते टाइम ऊपर की ओर था तो आते टाइम नीचे की ओर आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ओके। A से B जाने में मान लो ये t बराबर 0 पे चालू किया और यहां पहुंचा t बराबर TA, यानी ऊपर जाने में A का मतलब होता है असेंडिंग, ऊपर चढ़ने में जो समय लगा, ऊपर जाने में, असेंड होने में, ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो TA, और नीचे आने में जो टाइम लगा वो TD। कितना? TD। तो यहां पर जो पहुंचेगा वो आपका हो जाएगा TA
प्लस टी डी। समझ लीजिएगा भैया, गलती नहीं करनी है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ए से बी तक जाने में टाइम लगा टी ए, और ये पॉइंट है आपका सी। ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है, सी। कि बी से वापस सी तक, बी से वापस सी तक आने में आपको लगा टाइम टी डी। क्या लगा, टी डी। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर, यहां से यहां टी ए, यहां से यहां टी डी, तो टोटल टाइम हो गया टी ए प्लस टी डी। कितना हो गया, टी ए प्लस टी डी। शुरुआत की टी बराबर 0 पे, तो यहां से यहां टी ए पे गया सर, वापस आया टी डी। तो ये टी ए क्या है, ऊपर जाने में लगा समय। टी डी क्या है, नीचे आने में लगा समय। टोटल टाइम टी ए क्या है सर, ये है उड़यन काल। कितना, इसको क्या बोलते हैं, उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी ये हवा में कितने टाइम तक रहा, तो सर हवा में तो जब तक यहां से फेंकने के बाद जब वापस नहीं आया तब तक ये क्या रहा, हवा में ही रहा। क्या रहा, हवा में ही रहा। तो टी ए प्लस टी डी जो है वो क्या हो जाएगा, हवा में ही रहेगा। ओके, चलिए कि भाई टी ए प्लस टी डी जो है वो आपका क्या है, टोटल टाइम आप जोड़ दोगे तो उसको बोलते हैं उड़यन काल। क्या बोलते हैं, उड़यन काल। एक मिनट, एक बच्चा क्या लिख रहा है सर, वायु प्रतिरोध नहीं है तो फेंकी गई चीज का जी कैसे कम हुआ, उसे तो कम होने के लिए कुछ प्रतिबिंब मिला। अरे मैंने बोला ही नहीं जी कम क्या हुआ, मैं तो बोल रहा हूं भैया जी कांस्टेंट रहेगा। जी का मान तो मैंने कांस्टेंट ही रखा है, मैंने बोला ही नहीं कि कम होगा। बार बार क्यों लिख रहे हो, मैंने बता दिया ना आपका आंसर कि जी कांस्टेंट ही, मैं तो बोल ही नहीं रहा जी कम होगा भाई। सिर्फ नीचे आने वाली वस्तुओं को भारी क्यों लगती है, वो अलग चीजें हैं जिसको आप जोड़ रहे हो। वो जो चीजें हैं ना वो बहुत अलग है भाई। वो आप एनएलएम की चीजों को यहां जोड़ रहे हो, वो एनएलएम के साथ बताएंगे कि कोई भार अब कैसे फील होता है, ज्यादा क्यों लगता है, कम क्यों लगता है, वो अलग चीजें हैं, है ना, वो चीजें अलग है। हाँ वो मैं सब चीजें बताऊंगा कि टाइम ऊपर जाने में नीचे लगे। देखो ये जो स्लाइड है ना, ये आप एक बार देख लो, और इसमें जो चीजें लिखी हुई है ना वो उतनी चीजें पढ़ लोगे ना तो आपकी ये जो है ना गुरुत्वीय गति के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप देखते रहो, मैं सारी चीजें लिखूंगा, मुझे पता है बच्चों को कहां कंफ्यूजन होता है, मैं वो सारी चीजें लिखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातें भी मैं लिखूंगा, है ना। एक बार आप समझते जाओ, ठीक है। तो टोटल जो टाइम लगा वो टी ए और टी डी लगा ऊपर जाने में और नीचे आने में, और उसको बोल दिया उड़यन काल। ठीक है सर, जिस बिंदु से फेंका गया वहां से लेकर जितना वो अधिकतम ऊंचाई तक गया उसको बोलते हैं एच मैक्सिमम। क्या बोलते हैं बच्चों, एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई। लेकिन कहां से है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अधिकतम ऊंचाई कहां से है भाई, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फेंके गए बिंदु से। कहां से है, फेंके गए बिंदु से ये अधिकतम ऊंचाई आपके पास होती है। अब कुछ मोशन के बारे में मैं डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं। तो सर ए से बी तक आप देखो, ए से बी तक एक एक क्वेश्चन का आंसर अपन करते हैं। तो सर ए से बी तक इसकी मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर थी, शुरुआत में देखा जाए तो वी नोट है सर। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगा जी, तो सर ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन हर जगह जी है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी। ऑब्वियसली बात है कि सर वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो मैं आपसे बोलूं कि त्वरण की प्रकृति क्या है, त्वरण की प्रकृति कि किस टाइप का त्वरण है, पॉजिटिव टाइप का या नेगेटिव का, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है, मंदन है। क्या है बच्चों, त्वरण नहीं है, ये क्या है, ये मंदन है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर लग रही है, और इसीलिए किसी एक जगह पर जाके वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगी, किसी एक जगह पर जाके वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। चलो ठीक है सर, ओके। तो अब आप लोग लगाओ कि सर ए से बी तक मैं पूरी बात करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, और किसी एक जगह पर जाके यहां पर बी पॉइंट पर जाके वेलोसिटी आपकी जीरो हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया वी नोट। एक्सेलरेशन मैंने कहा है जब भी मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं माइनस जी रखूंगा, और टाइम ऊपर जाने में मुझे टाइम लगा टी ए, असेंडिंग टाइम कितना लगा, टी ए। ओके सर, तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो असेंडिंग टाइम मेरा कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा तो सीधा सा आ गया वी नोट बाई जी। ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो वी नोट बाई जी लगेगा। ओके सर, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो अगर मैं ए से बी में, क्योंकि अभी मेरी स्लाइड ए से बी से रिलेटेड है, तो ए से बी में मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as रखूं बच्चों,
तो मेरे पास क्या आएगा कि सर बी पर जाते ही फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो उसका स्क्वायर वी नोट स्क्वायर हो जाएगा +2। एक्सलरेशन क्या लिखोगे सर -g, मैंने कहा है हमेशा क्या लिखेंगे -g, ठीक है ना। ओके, और h मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से a से चला और b पर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव हुआ, तो सीधा दिख रहा है, तो क्या लिखोगे h मैक्सिमम पॉजिटिव। तो यहां से ये दोनों बन गए -2g के, किसके बन गए बच्चों -2g के, और ये दोनों बन गए -2g के। तो इसको हमने सेट कर दिया, ये -2gh इधर आ गया, -2gh इधर आके प्लस का बन गया, तो आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया, तो सर वो बन गया v नोट का स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया, v नोट का स्क्वायर बाय 2g, क्या बन गया v नोट का स्क्वायर बाय 2g। ठीक है सर, तो ये a से b पर हर एक जगह मुझे चीजें मिलती गई। ओके, v नोट का स्क्वायर बाय 2g। अब अगर मैं बात करूं कि जब वो b से c नीचे आएगा तो सबसे पहले तो नीचे क्यों आएगा, सबसे पहले तो नीचे क्यों आएगा, तो भाई यहां पर इसके पास सर वेलोसिटी, यहां पे अब b से c शुरू कर रहा हूं तो भाई इनिशियल वेलोसिटी यही है सर 0 है, लेकिन इसका एक्सलरेशन नीचे की ओर है, कितना एक्सलरेशन, और मैंने जब डायरेक्शन दे दी है ऐसे तो आप सीधा g लिख दो। ठीक है सर, तो ये पॉइंट आपका b है सर, ये पॉइंट है आपका c। लगातार आप देखोगे तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे, क्योंकि इधर खींचा इसको, एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स, तो सर इसको खींचा तो इसको नीचे की ओर खींचा तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे की ओर आने लग गई, और फिर हर जगह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या बन गया सर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और पहुंचते पहुंचते लास्ट में यहां पर इसका वेग क्या हो गया, v नोट हो गया। ठीक है, ओके सर। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर त्वरण की प्रकृति क्या है, तो यहां पर त्वरण की जो प्रकृति है बच्चों, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर त्वरण की प्रकृति क्या है, पॉजिटिव, साइन नहीं है, साइन में अब भी माइनस लूंगा, ध्यान से सुन लो, मैं नेचर की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि लगातार त्वरण जो वेग जो है वो बढ़ता जा रहा है, दैट्स वाई त्वरण की प्रकृति जरूर पॉजिटिव है, लेकिन साइन में नेगेटिव लूंगा, चिन्ह नेगेटिव लूंगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि है वो -y दिशा में। ओके, तो सबसे पहले b से c की बात करें तो आपको पता है कि b से c में अगर मैं सर v = u + at लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी मेरी यहां पर c पर v नोट है, लेकिन कौन सी दिशा में है सर, नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब माइनस, दिशा माइनस, तो -v नोट। इनिशियल सर b से जब स्टार्ट किया था तो वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन -g लिखना है, नीचे आने में टाइम कितना लगा, td, कितना टाइम फॉर डिसेंडिंग, नीचे आने में टाइम कितना लगा, td नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया, td का आंसर अपने पास आ गया v नोट बाय g। नीचे आने में टाइम लगा v नोट बाय g, ऊपर जाने में भी टाइम कितना लगा था, v नोट बाय g। यानी एक बात क्लियर हो गई कि ऊपर आने और नीचे जाने में टाइम जो है वो क्या लगेगा, बराबर लगेगा, ऊपर आने और नीचे जाने में टाइम जो है वो क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो इसका मतलब t, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल किसके बराबर हो गया सर, दोनों को जोड़ देंगे, TA + TD दोनों को जोड़ देंगे, दोनों बराबर तो है ही, तो ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट उड़यन काल कितना हो गया, 2v नोट बाय g। कितना आ गया बच्चों, 2v नोट बाय g, खत्म बात। तो ये आपका उड़यन काल है, ये आपको कोई बोले मैक्सिमम हाइट है, सबके फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं। ठीक है ना, सबका फॉर्मूला जो है वो आपके पास आ गया है, किसी भी टाइप की दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी जो है वो डिटेल में बता दी कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं भाई, इनको अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो कोई टेंशन नहीं है, और आधे अधूरे ज्ञान की तरह सोचोगे, किसी ने लिख दिया यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आप सोच रहे हो अच्छा नेगेटिव, दूसरी जगह पे वहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है, अलग अलग लिखो ना, नेगेटिव साइन है उसका या प्रकृति है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने ये जो चीजें हैं वो आपको अलग अलग पूरा बता दिया है कि कहां पर क्या लेना है। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो, वरना आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं भाई, और क्या है। और मेरे हिसाब से आपको इनको चीजों को एक बार अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स में लिख लेना चाहिए। एक बार आपने अगर मन लगा के लिख दिया तो फिर टेंशन ही नहीं है, सीधी सी बात है। एक बार अगर आपने लिख लिया अच्छे से तो आपकी चीजें हैं, जो अब मुझे ये जितनी चीजें मेरी लग रही है कि यार ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स का ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर आप एक बार अच्छे से लिख दो तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर बात है। तो TA ऊपर जाने में टाइम और TD नीचे आने में टाइम, TA ऊपर जाने में TD नीचे आने में, दोनों टाइम तो है सर बराबर। ठीक है, और जो बराबर है वो आपका किसके बराबर हो गया, टोटल 2u/g के बराबर हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लेना भैया, दो ही चीजें आपसे पूछी जाएगी, ऊपर जाने का टाइम v नोट बाय g, मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, v नोट स्क्वायर बाय 2g, v नोट स्क्वायर बाय 2g,
वी नोट स्क्वायर बाय 2g। नीचे आने का टाइम वी नोट बाई जी। तो टोटल उड्डयन काल कितना हो गया भाई? तो सर टोटल उड्डयन काल हो गया अपना 2v नोट बाई जी। कितना हो गया? 2v नोट बाय जी। सीधी सी कहानी है आपका वी नोट स्क्वायर बाई 2g और 2v नोट बाई जी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर दो बचपन सा छोटा सा। एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चंपू सा क्वेश्चन है। पहला, उड्डयन काल बताओ। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई बताओ। सूत्र लगाओ और उत्तर बताओ बस। तीसरा, t बराबर 2 व t बराबर 7 नहीं 8 सेकंड पर वेग। चलिए, विनीश जी इतनी बार ये लिखी है ना बातें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख दिया करो, तो देखो मैं तो सारी चीजें लिखता ही हूं, है ना, लेकिन कुछ जो है वो जो चीजें हैं वो आपको हमेशा अपने नोट्स अपने तरीके से बनाने चाहिए। देखो, कभी भी आप अगर चाहते हो कि मुझे सब्जेक्ट को सीरियसली सीखना है और मुझे 150 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो काम खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें स्पून फीडिंग में मिल जाए तो मतलब नहीं है। मिल तो जाएगी, मैं तो लिख दूंगा सारे पॉइंट, लेकिन वो आपको काम नहीं आएगी भाई। आप चाहते हो कि अगर मुझे काम आए मेरी चीज़ें, तो आपको खुद को लिखनी पड़ेगी बातें। पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से सुनो और उसमें जो बातें बोली गई है, वैसे भी मैं जोक क्रैक करता नहीं, गाने वाने में सुनाता नहीं, तो मेरी जो बातें बोली गई है वो वही बातें बोली गई है जो काम की है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को आप आराम से एक एक चीज़ सुनते हुए लिखा करो। हर बच्चे के लिए ये जरूरी है कि आप उसको करो, है ना। अपन टाइम पास तो वैसे भी नहीं करते हैं। टाइम पास क्या, टाइम की तो कमी पड़ी रहती है। जितने सोच के आते हो उतना पढ़ाया ही नहीं जाता है, आप लोग रिपीट करवाते रहते हो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों अच्छे से नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स जो होंगे ना यार, आप आदत डालो यार कि खुद के जो नोट्स होंगे ना वो हमें बनाने हैं। वीडियो को देखो अच्छे से, है ना। चलो, हाँ भाई, आ गया आंसर। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला है 2v नोट बाई जी। सीधा सूत्र लगाओ, उत्तर पाओ। फॉर्मूला क्या है? 2v नोट बाई जी। तो 2v नोट बाई जी का आंसर क्या आया सर? 2v नोट की जगह 5। अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है ना, तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं, 2 तक ही करना है ना, 2 ही रखने हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है। 2v नोट, वी नोट कितना है? 5, g है 10, तो 10 से 10 कट हो गया। आंसर कितना आ गया? 1 सेकेंड। कितना आंसर आया बच्चों? 1 सेकेंड। क्या आंसर आ गया है सर अपना? 8 सेकेंड। ओके, दूसरा, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है? सर मैक्सिमम हाइट का जो सूत्र है अपना वो सीधा सा है 2v नोट स्क्वायर बाई जी। क्या है? 2v नोट स्क्वायर बाई जी। ठीक है सर, तो 2v नोट स्क्वायर बाई जी जो है वो क्या है? 2v कितना है? 5 का स्क्वायर बाई जी कितना है? 10। तो भाई ये आ गया 2 गुणा में 25 बटा में 10। आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का कितना सर? 2 गुणा में 25, 50 बटा में 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर, सॉरी 5 मीटर, सीधा सा कितना आ जाएगा? 5 मीटर, है ना। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा क्या? यही आंसर आया या कुछ कम आया है? पहले का 1 दूसरे का 5 है ना, पहले का 1 दूसरे का 5 नहीं यार, 5 मैक्सिमम हाइट 5 नहीं आनी चाहिए। हाफ जी 1/4, कहीं गड़बड़ की? अरे अच्छा हाँ, 2 कहाँ आता है फॉर्मूले में? सीधा फॉर्मूले में 2 तो है ही नहीं, 5 नहीं आएगा ना। हाँ तभी मैं बोलूं गड़बड़ कहाँ हो रही। एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा सर? वी नोट स्क्वायर बाई 2g। तो 25 बटा में 10, 25 बटा में 10 यानी 2.5 मीटर आएगा भैया। देख लीजिए, ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का 2v नोट बाई जी। ये है मैक्सिमम हाइट का, तो ये 2.5 से भी कम आएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, क्या है? वी नोट स्क्वायर बाई 2g है, यहां पे 2g, यानी यहां पर मैं करूंगा 2g। वी नोट कितना सर? 5 का स्क्वायर बाई 2g की जगह कितना आ जाएगा? 10, तो 25 बटा में 20। तभी मैं सोचू इतना ज्यादा कैसे आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट का आंसर क्या आ जाएगा? 25 बटा में 20 यानी 5 बटा में 4, यानी 1/4 टाइम आ गया उसका 1.25 मीटर। अब करेक्ट बात है, अब कहानी क्लियर है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था भाई, फॉर्मूला गलत हो गया था, देख लीजिए।
तो T बराबर आपका आ गया 2v0/g। ध्यान से सुन लो एक बार, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है सर? टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो अपना है 2v0/g। क्या है? 2v0/g। बिल्कुल सर, 2v0 मैंने रखा 5, g मैंने रखा 10, तो 10 से 10 कट हो गया 1 सेकेंड, ठीक है ना। और बच्चों H मैक्सिमम की बात करें कि H मैक्सिमम की बात करें तो v0² यानी सीधा सा फॉर्मूला है v0² तो v0 की जगह आ गया 5 का स्क्वायर बाई 2, g की जगह आ गया 10, तो आपका आंसर आएगा 1.25 मीटर, 5/4 आ जाएगा भाई बच्चों। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन होंगे। और बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं केवल y दिशा पे। तो y दिशा में अगर कोई कण सरल रेखीय गति कर रहा है तो उसको कोण नहीं दिया जाता है बच्चे। अगर एंगल देना हो ना तो वो एंगल दिया जाएगा ऐसे ना, तो वो हम पढ़ेंगे 2 विमीय में। प्रोजेक्टाइल गति वो अलग है पूरा, ठीक है ना। और अलग तो कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा ही है, वहां पर भी आपको इन्हीं से जोड़ के बताना है। तो एंगल दिया हुआ है वो वहां पर पढ़ेंगे, यहां पर नहीं एंगल। यहां पे तो सरल रेखा में पढ़ रहे हैं ना, सरल रेखा की गति में ये कैसे होगा। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर हो जाएगा ना? कोई गति, कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार आप लोग सीधा देख लीजिए, नोट लगा के। एक नोट जो आपको कॉपी में लिखना है, आपने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हो गया 2v0/g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का क्या हो गया सर? ये v0²/2g है, ठीक है। इनमें भी एक रिश्ता होता है जो आपको सीधा याद रखना है। इनमें भी एक रिश्ता होता है जो आपको सीधा याद रखना है। क्या? सीधा। कई बार टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान काल देके अधिकतम ऊंचाई पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों? सीधा सा ध्यान रखेंगे कहानी के लिए कि यहां से v0 निकालो, और v0 किसके बराबर आएगा? gt/2। क्या आ जाएगा? gt/2। और इसका स्क्वायर करके अगर आप यहां पे रख दोगे बच्चों तो h का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा gt²/8, ठीक है ना। तो कई बार डायरेक्ट चीजें भी आपको याद रखनी होती है, बड़ी काम की होती है। कि अगर आपको उड़ान काल दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई उड़ान काल दे रखा है, तो मैक्सिमम हाइट का सूत्र क्या है? तो h = gt²/8। उड़ान काल दे रखा है तो मैक्सिमम हाइट का सूत्र ये लिख लेना आप लोग, gt²/8। यानी पिछले क्वेश्चन की ही बात करें अपन तो टाइम अपना 1 आया था, वो यहां पे रखेंगे तो g/8, 10/8 उत्तर आ गया। 10/8 को क्या लिख देंगे? 5/4। और 5/4 को क्या लिख देंगे? 1.25। क्या लिख देंगे बच्चों? 1.25। तो इस तरीके से हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो ये एक डायरेक्ट याद रख लेना, सबको आता ही होगा, शायद सब जानते हो, ये तो कोई बड़ी बात बताई नहीं है सर, इधर से उधर डेटा पुट किए हैं, लेकिन फिर भी एक लोग लिख लेना, कई बार टाइम दिया हुआ होता है तो कर लेना होता है। ओके, ठीक है। तो ये जो चीजें आज बताई, थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातें, वो एक बार खुद वीडियो देखते देखते किसी को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहा है तो एक बार उसको बनाना बच्चे, शॉर्ट नोट्स बनाना, बड़ी अच्छी चीजें हैं। आप लोग अगर सीखोगे तो आपके बहुत काम में आएगी, ठीक है ना। और ये जो चीजें हैं ना, इनमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यार। मैं वैसे भी चीजों को बहुत दूर दूर रख के समझाता हूं। दो चीजों को अगर कंफ्यूज करते हो तो आपका प्रीवियस ज्ञान है, अगर आपका पुराने वाला ज्ञान यहाँ पे लगा रहे हो ना कि सर हमने वहां पे ये सीखा था वो सीखा था, तब भले ही कंफ्यूज हो जाओ। मेरी जो चीज़ है वो तो बहुत अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।